हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंसकारी और आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमारे लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये समझा कि फोर्स क्या है, उसके सारे बेसिक बातों को अच्छे से हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको देख लेते हैं। पहला नाम आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फैलेसी। क्या बोला गया इसमें? इसमें बोला गया है कि अगर किसी बॉडी को लगातार मोशन में रखना है, जैसे ये बॉल है और हम चाहते हैं ये लगातार v वेलोसिटी से चलते रहे आगे, तो हमको एक कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा। अ कॉन्टिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉल रोलिंग और मूविंग विथ सम वेलोसिटी। ऐसा एरिस्टोटल का कहना है। ठीक है, और तुमको लग रहा होगा ये तो कॉमन सी बात है, अगर ये बॉल को चलाना है तो लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे ये बॉल रुक जाएगा। जैसे कि साइकिल के साथ होता है, साइकिल मेरा चल रहा है, हमको कब तक चलते रहेगा मेरा साइकिल? जब तक हम उस पर पैडल पे फोर्स लगाते रहेंगे, हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे साइकिल रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली एक फैलेसी था। फैलेसी का मतलब भ्रम था, गलत फहमी था। ठीक है, तो इसके बाद आए हमारे साइंटिस्ट नंबर 2 गैलीलियो, और इन्होंने इसका जस्ट उल्टा कहा। इन्होंने कहा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसको अगर हमको कॉन्टीन्यूअस एक ही वेलोसिटी से चलाना है, v वेलोसिटी से चलाना है, तो कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। एकदम उल्टा, नो फोर्स रिक्वायर्ड, कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। अब अजीब लग रहा होगा सुनने में कि अगर हमको उसको चलाना है तो फोर्स तो चाहिए, जादू थोड़ी ना कि चलते रहेगा। लेकिन गैलीलियो ने कहा हाँ, कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, अपने आप चलते रहेगा, और इसको इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया। कैसे? तो ये एक सरफेस बना दिए हैं। ये जो सरफेस है ये पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है। ये बॉल रुकता क्यों? थोड़ा सोचते हैं हम लोग, थोड़ा सा लॉजिकल हो जाते हैं। ये बॉल रुकता क्यों है? बॉल रुक जाता है अपोजिट फोर्स की वजह से। कुछ अपोजिट फोर्स इधर से लग रहा है। एक तो ये सरफेस लगा रहा है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था सरफेस जो फोर्स लगाता है, और दूसरा एयर लगा रहा है, एयर भी इसको रोक रहा है ना। तो अगर हम फ्रिक्शनलेस कर दे तो ये वाला चीज खत्म, और दूसरा अगर हम यहाँ से एयर भी हटा दें तो एयर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैक्यूम से हम एयर गायब कर दिए और फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन हटा दिए, मतलब सारा चीज हटा दिए जो जो इसको रोक रहा था। अब क्या ये बॉल रुकेगा? सिंपल सी बात, नहीं रुकेगा, अभी चलते रहेगा। तो क्या अब पुराना वाला बात सही है? नहीं, तो पुराना वाला बात गलत हो गया है। क्या कि अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस चलाना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एक ही स्पीड से चलाते हैं, तो कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हालांकि हम देख रहे हैं दोनों बात अपनी अपनी जगह में सही है, लेकिन ये जब बोला गया था तो ये सारा चीज को कंसीडर नहीं किया गया कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, क्या चीज को रोक रहा है। लेकिन अब मोर साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करके ये सारा चीज को कंसीडर किया गया कि हाँ, अगर फ्रिक्शन और ये एयर ये सब हटा दिया जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। और यहीं पर गैलीलियो ने अपना लॉ दिया जिसको कहा जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब यहाँ पे अगला टर्म आ गया है जो कि है इनर्शिया, जो कि हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इनर्शिया, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो इट इज एन इनहेरेंट property of a body due to which it opposes any change in its state of rest or uniform motion। ठीक है, तो फिर से एक बार इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या था यहाँ पे? फ्रिक्शन नहीं था, एयर नहीं था, और ये बॉडी अगर एक बार चल पड़ा
तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं रुकेगा, क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो ये चलते रहेगा। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको कि क्या ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसको चला रहा है। ये बॉडी चल जरूर रहा है, आगे लगातार चलते जा रहा है, लगातार चलते जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा चीज़ है जो इसको लगातार चलाते जा रहा है? ठीक है, तो है, और उसी का नाम है क्या? इनर्शिया। तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, उसके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है, इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट का मतलब उसके अंदर पहले से, वो कहीं से बाहर से एक्वायर नहीं किया, उसको इनबिल्ट है। और इस प्रॉपर्टी के कारण ही कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को लगातार मेंटेन करके रखता है। लगातार मेंटेन का मतलब है कि अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो अपना स्पीड को मेंटेन रखेगा, नहीं चाहेगा कि हम अपना स्पीड चेंज करें। उसके उल्टा अगर वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, जैसे यही बॉल यहाँ पे रुका हुआ है, इसका स्पीड 0 है, रुका हुआ है, तो ये चाहेगा हम रुका ही रहे। तो वो जो चीज़ जो उसको रोक के रखता है या फिर एक बार चल पड़ता है तो चलाते ही रहता है, वो जो चीज़ है उसी का नाम है क्या? इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, कब बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा कम होगा? तो उसके लिए हमको एक बात बस याद रखना है कि इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा। जैसे कि ऐसे सोचो कि मान लो दो लड़का है, ठीक है, एक बहुत पतला दुबला है और दूसरा सेकंड बहुत हैवी है, और दोनों दौड़ रहा है, बहुत स्पीड में दौड़ रहा है, और दोनों को रोकना है, अचानक से ब्रेक मारना है अपने आप को और रोक लेना है। तो कौन सा लड़का अपने आप को रोकने में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? आंसर मिल गया होगा, जो पतला दुबला होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। तो मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, और कम होने की वजह से वो अपने स्टेट को आसानी से चेंज कर सकता है। मतलब दौड़ रहा था तो तुरंत रुक सकता है, रुका हुआ है तो तुरंत दौड़ सकता है। लेकिन जो हैवी लड़का है, ठीक है, बहुत भारी भरकम है, उसके लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, और ज़्यादा इनर्शिया होने की वजह से वो अपने स्टेट को मेंटेन रखता है। मतलब एक बार अगर वो चल पड़ा, दौड़ पड़ा, तो फिर रुकना उसके लिए मुश्किल है, या एक बार रुका हुआ है तो फिर चलना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि कार और ट्रक के लिए ले सकते हैं कि ट्रक को चलाना या फिर रोकना मुश्किल है। कार के लिए बहुत सिंपल है कि कार का मास कम है। तो इनर्शिया क्या होता है आप समझ गए होंगे, और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, और अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अभी इनर्शिया का थोड़ा टाइप भी देख लिया जाए। तो इनर्शिया का 3 टाइप है, बहुत सिंपल सा बात है, ये 3 टाइप है। एक हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब बड़ा सिंपल है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे ड्यू टू इट्स इनर्शिया। मास ज़्यादा हो तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। मोशन में है तो मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा। और डायरेक्शन का मतलब है कि अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। जैसे कि अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ज़िंदगी भर चाहेगा इसी डायरेक्शन में चले, वो ऐसे टर्न नहीं करे। ठीक है, यहाँ अपने स्पीड को मेंटेन रखेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा, और यहाँ अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या है वो? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपसे बार बार यही पूछा जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ बताओ, सेकंड लॉ बताओ। तो ये जो भी स्टेटमेंट है समझना तो है ही, लेकिन इसको एकदम अच्छे से रट लेना है, रट्टा मार लेना है, जो भी अभी लिखवाएंगे उसको। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या है ये। इट स्टेट्स दैट a body continues to maintain its state of rest or uniform
मोशन until or unless an external force is applied on it। बोला ये जा रहा है कि कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखेगा, मतलब चेंज नहीं होने देगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा देर पहले जो बोले वही बात बोला गया, मतलब गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया में और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये कि वहाँ पर इनर्शिया वर्ड को यूज किया गया है और यहाँ पर फोर्स वर्ड को यूज किया गया है। हालांकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, सेम मीनिंग कन्वे करता है। तो अगर आप उधर समझ गए तो इधर भी समझ गए हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर से एक बार आपको हम समझा दे रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब स्पीड इसका 0 है, तो ये ज़िंदगी भर रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अगर बाहर से फोर्स लगेगा तो ये अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। उसी तरह से अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये अपना मोशन को मेंटेन रखेगा। कब तक? जब तक इस पे बाहर से फोर्स ना लगे। जैसे कि इस पे बाहर से फ्रिक्शनल फोर्स लग गया था और ये रुक गया था, तो जब तक ये दोनों फोर्स नहीं लगेगा अपने स्टेट ऑफ मोशन को या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को, जो भी है उसको वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। अब पिछले थोड़ा देर पहले ये हम समझे थे कि ये क्यों मेंटेन करके रखता है, क्योंकि एक चीज है उसके बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो इनर्शिया है, वही उसको मजबूर करता है उसको करके रखने का। मतलब इनर्शिया इसको मजबूर करके रखता है कि तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहो, और तुम अगर मोशन में हो तो मोशन में रहो। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। उम्मीद कर आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया है। अब फर्स्ट लॉ से मिलता क्या है? ठीक है, तो यहां पे आप नोट कर लेंगे, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स। ठीक है, फोर्स का डेफिनेशन हमने पहले वीडियो में देखा था। तो फोर्स का जो डेफिनेशन है, इनर्शिया का जो डेफिनेशन, वो फर्स्ट लॉ में ही छुपा हुआ है। फर्स्ट लॉ से हम लोग इनर्शिया का डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं और फोर्स का भी डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। तो जब हम फोर्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं, इनर्शिया का डेफिनेशन पढ़ते हैं और जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो हमको सब कुछ एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो ये हमको बस एक बार अच्छे समझना है। एक बार हम समझ गए तो फिर हमको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपको एकदम याद कर लेना है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ यही है, इसके अलावा हमको दाएं बाएं नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लें। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है इसका एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस। फिजिक्स में मजेदार बात ये होता है कि मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल को हम डायरेक्टली अपने लॉ से, थ्योरी से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे देखिए, ये ग्लास है, ठीक है, और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन है। ये कॉइन है। अब बोला ही जाता है कि हमको बाहर से एक पत्थर थ्रो करना है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करना है और इस कार्डबोर्ड पे मारना है और इस तरह से थ्रो करना है ताकि ये कॉइन इस ग्लास में ना गिरे। ठीक है, हम इस तरह से इसको थ्रो करेंगे ताकि ये कॉइन बाहर गिरे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो इस तरह का गेम भी आपको दिखाता है कोई कि ये गेम है, आपको इसको जीतना है। ठीक है, तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे बाहर से इस कार्डबोर्ड पे, ठीक है, तो हुआ क्या कि ये कार्डबोर्ड यहाँ से फिसल जाएगा, कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा, ये मेरा बोर्ड आगे चला जाएगा और कॉइन जो है वो इसी ग्लास में गिर जाएगा। ठीक है, जब फोर्स लगाएंगे कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा, कॉइन इसमें गिर जाएगा। ये नॉर्मल सा बात है। ठीक है, अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे काम कर रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब समझते हैं कि फर्स्ट लॉ यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, रेस्ट को मेंटेन रखेगा, और मोशन में है तो मोशन में। तो अभी कुछ मोशन में नहीं, सब कुछ क्या है, रेस्ट में। ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है, कॉइन, कार्डबोर्ड, ग्लास, सब कुछ रेस्ट में है। ठीक है,
अब कोई भी बॉडी रेस्ट में कब तक रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया यहाँ पे, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स लग गया, लेकिन ये किस पे लगा, तो ये कार्डबोर्ड पे लगा है। तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, जैसे इस पे फोर्स लगा तो ये अपना मोशन में आ गया, वेलोसिटी इसको मिल गया, स्पीड मिल गया। लेकिन क्या ये फोर्स कॉइन को लगा है, नहीं लगा है। और लॉ बोलता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा वही मोशन में आएगा या वही अपने स्टेट ऑफ मोशन में बदलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये बात लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ वाले एप्लीकेशन में हम बार बार यही चीज यूज करने वाले हैं कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, ठीक है, द ऑब्जेक्ट which experienced force only that change its state। जिस पे फोर्स लगेगा वही अपने स्टेट को चेंज करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। तो कॉइन पे फोर्स लगा क्या, नहीं, तो कॉइन किस स्टेट में रहना चाहेगा, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही है, लेकिन कार्डबोर्ड हट चुका इसलिए नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये हमको एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है कैरम। ठीक है, कैरम बोर्ड आप लोग खेलते हैं और इस तरह से आप लोग गोटी को सजा लेते हैं। ठीक है, और एक बड़ा सा स्ट्राइकर लेकर हिट करते हैं। जब हम हिट करते देखते हैं कि ये जो नीचे वाला गोटी है वो आगे चला गया, ये आगे बढ़ गया और ये पूरा का पूरा स्टैक नीचे आ गया, ऐसे मतलब एक फ्लोर उसका कम हो गया, सिंपली एक फ्लोर आगे चला गया, आगे पूरा नीचे आ गया। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। कैसे, तो सारा बॉडी, सारा सिस्टम रेस्ट में था, सब रेस्ट में था और सब क्या चाहेगा, रेस्ट में ही रहे, लेकिन वो अपना स्टेट चेंज करेगा जिस पे फोर्स लगा है। तो फोर्स किस पे लगा, नीचे वाले पे, तो जिस पे फोर्स लगा है, जिस पे फोर्स लगा है वही अपना स्टेट चेंज करेगा। तो नीचे वाला अपना स्टेट चेंज किया, लेकिन बाकी का बारी अपना स्टेट को मेंटेन रखा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, ये एक ट्रक है, ठीक है, और ट्रक के ऊपर ये एक सामान लोड है। ठीक है, अब ट्रक चल रहा है v वेलोसिटी से, ट्रक चल रहा है मतलब ये ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, सब कुछ अब मोशन में, कुछ रुका हुआ नहीं है, सब क्या है, मोशन में है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब क्या होता है कि हम अचानक से इस ट्रक को रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पे ब्रेक लग जाता है, तो ब्रेक लग गया तो ये ट्रक रुक गया। ठीक है, अब जैसे ही ये रुकता है तो क्या ये ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लगा है, नहीं, ब्रेक तो इस ट्रक पे लगा है, ये मशीन पे लगा है ना, इसमें तो ब्रेक नहीं लगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना मोशन को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वही स्टेट बदलेगा। तो फोर्स को एक्सपीरियंस कौन किया, वो किया ये ट्रक, ट्रक पे ब्रेक लगा तो ट्रक तो रुक गया, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट पे भी ब्रेक लगा, तो सवाल है नहीं, इस पे तो ब्रेक नहीं लगा। तो ये अपने मोशन को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो भले ये ट्रक रुक जाएगा लेकिन ये चलते रहेगा और हम देखेंगे कि ये आगे बढ़ जाता है, ये आगे से जाकर टकरा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखें, उल्टा देखें कि वही ट्रक है, ट्रक वही है, ठीक है, सामान भी वही है, लेकिन इस बार ये रेस्ट में है और अचानक से इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट किया तो हम फोर्स लगाएं, किस पे फोर्स लगाएं, ट्रक पे, तो ट्रक चल पड़ा, लेकिन क्या इस पे फोर्स लगा, नहीं, इस पे फोर्स नहीं लगा। तो अगर इस पे फोर्स नहीं लगा है तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हम रेस्ट में रहें, क्योंकि जो जिस पे फोर्स लगता है वो अपना मोशन चेंज करता है। तो इस पे फोर्स लगा तो ये आगे चला जाएगा, लेकिन ये वहीं रह जाएगा। और अगर ये वहीं रह गया और ये ट्रक आगे निकल गया तो हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर स्लिप हो जाएगा। तो आप देखेंगे बहुत बार कि गाड़ी आगे चल गया और सामान पीछे गिर गया। ठीक है, अगर उसका ये पीछे का शटर खुला हुआ है, यहाँ पीछे कोई लॉक नहीं है, तो क्या हुआ, गाड़ी आगे निकल गया है और जो भी सामान उसमें लोड था वो पीछे गिर गया। तो एक्चुअली पीछे गिरा नहीं, वो वहीं पे रुक गया और ट्रक आगे निकल गया। क्यों, क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रख रहा था।
ठीक है। तो अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ हुआ। लेकिन अगर हम बहुत स्लो करें, ये काम हम अचानक से नहीं करें, जैसे अचानक से ब्रेक नहीं लगाए, ये सब होता है कब, जब अचानक से ब्रेक लगता है, अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, अचानक से स्टार्ट हुआ, गाड़ी आगे निकल गया, ये गिर गया, ये पीछे गिर जाएगा। अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा तो ये आगे जाकर टकरा जाएगा। लेकिन अगर ये सोचो कि अचानक से ये काम ना हो, अचानक से काम ना हो, बहुत धीरे धीरे स्लोली हो, तो फिर ऐसा देखने नहीं मिलता है। उस केस में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के और सरफेस पे एक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम गाड़ी को बहुत स्लो स्टार्ट करें, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है कि ये जो फोर्स है ये इसके ऊपर आ जाता है, फोर्स इसके ऊपर आ जाता है। कैसे? तो देखो, ये ऑब्जेक्ट पीछे जाना चाह रहा है अपने रेस्ट की वजह से, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको आगे लेके जाएगा। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो फ्रिक्शन इसको आगे लेके जाएगा। अब अगर ये फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग है तो फिर ये फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को इस गाड़ी के साथ आगे लेके चला जाएगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पीछे ना गिरे, तो हमको ऑब्जेक्ट और गाड़ी के जो सरफेस है उसके ऊपर स्ट्रांग फ्रिक्शन बनाना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रांग फ्रिक्शन बना के चलेंगे तो फिर ये सिचुएशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ होंगे कि अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होगा तो वो एकदम आराम से पीछे गिर जाएगा, और अगर फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग होगा तो ये गाड़ी के साथ आगे चला जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ फ्रिक्शन स्ट्रांग होगा तो ये आगे नहीं जाएगा, ये वहीं पर रुकेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद हम मैन का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आदमी का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर से गाड़ी है या बस है, जो आप कंसीडर करना कर लीजिए। और यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, एक आदमी है, ठीक है। यह आदमी खड़ा है यहाँ पे, और सेम यही चीज़ है कि गाड़ी चल रहा है, ठीक है, गाड़ी चल रहा है, मोशन में है, और अचानक से ये ब्रेक लगा देता है, ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक किस पे लगा है? गाड़ी पे। तो रुकेगा कौन? गाड़ी। लेकिन आदमी पे ब्रेक लगा है क्या? नहीं, उस पे तो ब्रेक नहीं लगा है। तो ब्रेक नहीं लगा है तो अपने मोशन को तो मेंटेन रखेगा, तो वो चाहेगा कि हम आगे चलते रहें, आगे चलते रहें। लेकिन आदमी में के पैर में और जमीन में एक फ्रिक्शन है, जैसे ये ऑब्जेक्ट और जमीन के बीच में फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन क्या करता है, तो फ्रिक्शन उसको गाड़ी के साथ चिपका के रखता है। मतलब ये बस के साथ इसका पैर तो चिपक जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन ये ऊपर का पार्ट है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ इसके पैर को रोक पा रहा है, पूरा बॉडी को नहीं रोक पा रहा है। बॉडी क्या है, वो पूरा रिजिड है, पूरा का पूरा बॉडी अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसके पैर में लग रहा है और पैर को रोक दे रहा है, लेकिन आगे का पार्ट जो है वो मूव करते रह जाता है, जिसकी वजह से आदमी आगे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। अगर आदमी की जगह हम यहाँ पे एक ब्लॉक ले लें, इस तरह का ब्लॉक ले लें ऐसे, ठीक है, तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि पहले ये सब मोशन में था, तो ये ब्लॉक भी आगे जा रहा था, सब मोशन में था, अचानक से ब्रेक लगा, तो अचानक से ब्रेक लगा तो गाड़ी तो रुक गया, लेकिन ये तो चाहेगा कि हम चलते रहें, लेकिन इसका निचला हिस्सा जो है उस पर फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग गया है, तो निचला हिस्सा तो रुक जाएगा, लेकिन आगे का हिस्सा पे तो फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से गिर जाएगा। तो जब ब्रेक लगेगा तो ये ब्लॉक या फिर ये आदमी आगे की तरफ गिरेगा। आदमी केस में क्या है कि बहुत बार वो गिरेगा नहीं, उसको झटका लगेगा, क्योंकि आदमी का बॉडी पूरा रिजिड नहीं है, टाइट नहीं है, लेकिन ब्लॉक जो है वो ऐसे गिर जाएगा आगे की तरफ, ब्लॉक आगे की तरफ गिर जाएगा, लेकिन आदमी को थोड़ा झटका लगेगा। वही केस में अगर यहाँ पे अचानक से स्टार्ट होता है तो इस केस में पीछे की तरफ गिरेगा। मतलब अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो गया तो इसको पीछे की तरफ झटका लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप ट्रेन में फील किए होंगे कि ट्रेन में आप बैठे हुए अचानक से ट्रेन चल पड़ी, तो ट्रेन जब चली तो फिर हमको पीछे झटका लगा, हमको एक बैकवर्ड झटका लगा, जर्क लगा, ठीक है। और अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है। कार में होता है कि कार में बैठे में अचानक से ब्रेक लगा तो मेरा बॉडी इस तरह से झुक जाता है थोड़ा सा, तो ये मेरा आगे की तरफ झुक रहा है, और यहाँ पर अचानक से स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी पीछे की तरफ झुक रहा है, ठीक है। तो अगर हम खड़े रहें तो हम गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ऑब्जेक्ट का और आदमी का एग्जाम्पल लेकर ये फर्स्ट लॉ को समझाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ बहुत लोगों को याद हो जाता है, लेकिन उसको वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं एक्चुअल सिनेरियो में, एक्चुअल एग्जाम्पल पे, कि वो वहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये पूरा चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो और कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलें।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एक ब्रांच है और ये ब्रांच में एक फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है। ब्रांच में एक फ्रूट लगा और हम चाहते हैं इसको तोड़ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फ्रूट को नहीं पकड़ते, हम इस ब्रांच को पकड़ते हैं और ब्रांच पे फोर्स लगाते हैं। जैसे हम ब्रांच को हिलाते हैं, ठीक है, ब्रांच को झटका दे देते हैं, तो ब्रांच को झटका देने पे फ्रूट टूट जाता है। अब क्यों, तो यहाँ भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। कैसे, तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, सब क्या चाहेगा, रेस्ट में रहे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। कब तक, जब तक उसमें बाहर से फोर्स ना लगे। तो बाहर से फोर्स तो लग गया है, लेकिन यहाँ एक बात लिखा हुआ है क्या, कि जिस पे फोर्स लगेगा वही अपना मोशन चेंज करेगा। तो किस पे फोर्स लग रहा है, ब्रांच पे, तो ब्रांच अपना मोशन चेंज कर लेगा। मतलब ब्रांच यहाँ से अगर यहाँ था तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये फ्रूट कहाँ रहना चाहेगा, फ्रूट तो जहाँ है वहीं रहना चाहेगा, तो फ्रूट यहीं रहना चाहेगा और ब्रांच आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो उसका स्टेम है छोटा सा, इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग जर्क लगेगा और ये फ्रूट वहाँ से प्लक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फ्रूट वहीं पे रहना चाहता है और ब्रांच आगे बढ़ गया, है ना। फ्रूट आगे नहीं जाएगा क्योंकि फ्रूट पे फोर्स नहीं लगा है। तो बार बार एक ही बात हम रिपीट कर रहे हैं और ये सारे एग्जाम्पल पे रेलिवेंट है। तो आप एक बार अगर मेरे मुद्दे को समझ गए तो आप किसी भी एग्जाम्पल पे इसको फिट कर सकते हैं। दूसरा वाला देखिए, ये एक कारपेट है और कारपेट पे ये धूल है। जनरली बहुत मोटा मोटा कारपेट होता है तो उसको डंडा से पीटा जाता है, ठीक है। ये स्टिक है और स्टिक से उसको पीटा जाता है। जब स्टिक से पीटते हैं तो धूल नीचे गिरता है। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ कैसे काम कर रहा है, तो फिर से वही एक ही चीज बार बार रिपीट करना। ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है, सब रेस्ट में रहना चाहेगा। चेंज कौन करेगा, जिस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है, कारपेट पे लग रहा है। तो कारपेट इस तरह से यहाँ पे था तो कारपेट आगे चला गया, लेकिन धूल, उस पर तो फोर्स नहीं लगा, तो धूल वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो धूल वहीं पे रह गया सस्पेंडेड इस तरह से, और कारपेट थोड़ा सा आगे चला गया। लेकिन धूल पर क्या है, ग्रेविटी काम कर रहा है। जैसे ये फ्रूट पे ग्रेविटी काम कर रहा था तो फ्रूट नीचे गिर गया, फ्रूट वहीं पे हवा में नहीं लटका, फ्रूट ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। वैसे धूल भी धीरे धीरे नीचे आया ग्रेविटी की वजह से। तो जब जब हम उसको पीटेंगे कारपेट आगे जाएगा क्योंकि कारपेट पे फोर्स लगा, धूल वहीं पे रुकेगा, लेकिन धूल को ग्रेविटी नीचे खींच लेगा। इस तरह से धूल कारपेट से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देकर, बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद कर रहे हैं फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया और इसके बाद कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।